हेलो फ्रेंड्स, श्री कृष्णा क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान। और भारतीय संविधान का आज का ये मैराथन क्लास होगा। इसमें विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, जिसका विस्तृत विवरण भी दिया गया है। तो इस मैराथन क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसका पहला क्वेश्चन है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। तो शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है दृढ़ राज्य। विवरण देखते हैं इसका। शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है, जो कि राज्य राष्ट्र को सुदृढ़ता प्रदान करता है। राज्य राष्ट्र को सुदृढ़ता प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दृढ़ राज्य। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, कब पूछा है? एसएससी सेक्शन ऑफिसर में। तो ये जो है कि निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है, तो यूएसए, यूके, भारत, पाकिस्तान। तो यूके किसका लिखित संविधान है? यूके। और सबसे पहला लिखित संविधान के बारे में हम जानते हैं कि सबसे पहले लिखित संविधान किसका है? यूएसए का। और सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है? भारत का। ठीक है, ये भी जानकारी रखेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए, यूके ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। यूएसए, पाकिस्तान, भारत का संविधान लिखित है। तो किस किस देश का संविधान लिखित है? यूएसए, पाकिस्तान एवं भारत का संविधान क्या है? लिखित है। ठीक है, और यूके का संविधान अलिखित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन 1946। ये हमने पीछे भी पढ़ा है, कैबिनेट मिशन 1946। तो ऑप्शन कौन सा है? आंसर डी। कब पूछा गया है? एसएससी सीजीएल में। ठीक है, टीयर 1। तो भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना द्वारा सुझाए गए प्रस्तावों के तहत 1946 में किया गया था। संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। संविधान सभा का गठन किसके लिए किया गया था? संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। किसके तहत हुआ था संविधान सभा का गठन? तो कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर तो इनको कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को। लेकिन एक चीज़ और पूछता है कि पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे इसके? तो सच्चिदानंद सिन्हा। वो पहली बैठक के अस्थायी अध्यक्षता की थी। पहली बैठक किस तारीख को हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। यहाँ बीएन राव के बारे में जान लीजिए। बीएन राव कौन थे? संवैधानिक सलाहकार थे। वेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष। 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। एक अध्यक्ष, 6 अन्य सदस्य। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अंतरिम सरकार के उपाध्यक्ष कौन थे? या उपाध्यक्ष कौन थे अंतरिम सरकार के? तो जवाहरलाल नेहरू। इनके बारे में जानकारी रखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, देखिए यहाँ पर विस्तृत विवरण दिया है। क्या दिया है? भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर, हमने पहले ही बता दिया, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। ठीक ना, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी थे। तो भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या पूछा है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन था? पुनः एक बार वही प्रश्न है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला देखते हैं, राजनीतिक समता पाई जाती है। तो राजनीतिक समता पाई जाती है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। राजनीतिक समता कहाँ पाई जाती है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में। ठीक है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की स्थिति में देश के प्रत्येक वयस्क नागरिक को
अपना प्रतिनिधि चुनने हेतु मत देने का अधिकार होता है, जो कि राजनीतिक समता की स्थिति को दर्शाता है। ठीक है, तो सार्वभौम वयस्क मताधिकार में क्या होता है कि सभी वयस्क नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य किसे कहते हैं? जहां पे अपना कोई क्या होता है, धर्म राज्य का नहीं होता है। ठीक है, वो धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। ठीक है, जिसका अपना कोई धर्म नहीं होता है। धर्मनिरपेक्षता या पंथ निरपेक्षता शब्द कब जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष राज्य से ऐसा तात्पर्य है, ऐसे राज्य से तात्पर्य है कि जिसका अपना कोई धर्म न हो। ठीक है, किसी धर्म विशेष को प्रोत्साहन नहीं देता हो। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 द्वारा जोड़ा गया था। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यह भी प्रश्न पूछता है कि पंथ निरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा। प्रश्न क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। तो इसकी विचारधारा से क्या ओतप्रोत है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भाईचारा। अगला प्रश्न देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर विवरण इसका दिया है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही कल्पना विचार नहीं करती, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करती है, क्योंकि यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की विचारधारा से ओतप्रोत है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम लोग कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में। कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में, क्योंकि प्रस्तावना में हमारे पूरे संविधान, हमारा पूरा संविधान का स्ट्रक्चर कैसा है वो हमको प्रस्तावना से ही पता चल जाता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें भारतीय संविधान की प्रस्तावना से मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य तथा दर्शन प्रकट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में। ठीक है, तो किस रूप में घोषित किया गया है? प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये शब्द याद रखेंगे, शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इसके। प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है, देखिए यहाँ विवरण दिया इसका। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय संविधान की प्रस्तावना में भारत के एक प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया है। ध्यातव्य है कि मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष एवं अखंडता शब्द नहीं था। तो कब आया? ये 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये तीनों शब्द कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, प्रस्तावना में। देखिए, इन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर किए गए 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। तो किस समिति की सिफारिश पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति। एक चीज़ और, स्वर्ण सिंह समिति के बारे में जानकारी रखते हैं हम लोग कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर ही 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भाग 4 के अनुच्छेद 51 के में 10 मूल कर्तव्य भी जोड़े गए थे। ठीक है, वर्तमान में सब कुल 11 मूल कर्तव्य हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? भारतीय गणतंत्र की यथार्थ संवैधानिक स्थिति 26 जनवरी 1950 को लागू होने के समय क्या थी? तो उस समय क्या थी? धर्मनिरपेक्ष शब्द उस समय था नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। और एक देखते हैं, ये एक प्रजातांत्रिक गणतंत्र है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र क्या था? प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणतंत्र था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से वह शब्द कौन सा है जिसका समावेशन संविधान की 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से नहीं किया गया था? तो कौन कौन किया गया था? तो यहाँ पे देखिए कौन कौन नहीं किया गया था? समाजवादी और पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, ये गरिमा और निष्ठा नहीं किया गया था। तो दो ऑप्शन हो जाएंगे सी और डी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया, तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। क्या कहा गया है? लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। ठीक है ना, क्या कहा गया है? लोकतांत्रिक गणराज्य कहा गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? तो स्वतंत्रता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द, ये सब कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन। प्रश्न क्या कर रहा है? संविधान बनाते समय, ठीक ना, तो इसलिए समाजवादी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? संघीय शब्द का। क्या? संघीय शब्द। धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य तो है ही। ठीक है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, परंतु अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ क्या घोषित किया गया? क्या घोषित किया गया है? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अब तक भारत के संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब तक भारत के संविधान में उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार। कौन सा संशोधन? 42वां संविधान संशोधन। संविधान निर्माण के बाद अब तक संविधान की उद्देशिका में केवल एक बार संशोधन किया गया है। वर्ष 1946 में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा उद्देशिका में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्दों को जोड़ा गया है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है, तो हमारे संविधान की प्रस्तावना में क्या उल्लेख नहीं है? वयस्क मताधिकार का, न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की समानता। ठीक ना, संविधान की प्रस्तावना में न्याय, भ्रातृत्व, प्रतिष्ठा की समानता का तो उल्लेख है, परंतु वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 326 में वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचनों का होना उल्लेखित है। तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद है 326, बहुत महत्वपूर्ण, याद रखेंगे। अनुच्छेद 326 के अंतर्गत वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचनों का होना उल्लेखित है। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। तो संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श कहाँ प्रतिबिंबित होते हैं? तो उद्देशिका। कहाँ पे? उद्देशिका। मूल अधिकार किस भाग में है? भाग 3 में। नीति तत्व भाग 4 में। और मूल कर्तव्य भाग 4 क में। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संविधान निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं। उद्देशिका में यदि संविधान के किसी मंतव्य का स्पष्टीकरण नहीं हो पाए तो उद्देशिका निर्णायक भूमिका निर्वहन करते हुए मार्गदर्शक का काम करती है। इंडी बेरुबारी यूनियन 1960 मामले में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने वाली कुंजी है। तो किस वाद में कहा गया था? इंडी बेरुबारी यूनियन 1960 के मामले में क्या कहा गया था? कि प्रस्तावना संविधान के निर्माताओं के आशय को स्पष्ट करने वाली कुंजी है। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? तो संविधान में कहीं नहीं। कहाँ प्रयोग हुआ है? संविधान में कहीं नहीं। ठीक ना, तो भारतीय संविधान में संघ शब्द के स्थान पर अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग हुआ। क्या हुआ है? राज्यों का संघ शब्द का। अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान में सम्मिश्रित संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? तो संविधान में सम्मिश्रित संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में किस प्रकार किया गया है? राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ। राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ। विवरण देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 के उपखंड 1 के अनुसार भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार
यद्यपि संविधान की रचना परिसंघात्मक है, किंतु यह परिसंघ इकाइयों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है तथा किसी भी संगठक इकाई को उससे अलग होने का अधिकार नहीं है। तो अंबेडकर साहब ने क्या कहा था कि यद्यपि संविधान की संरचना परिसंघात्मक है, किंतु यह परिसंघ इकाइयों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है तथा किसी भी संगठक इकाई को उससे अलग होने का अधिकार नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या पूछा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत, तो भारत देखिए दो शब्द है, इंडिया और भारत, दो शब्दों का जिक्र किया गया है। इंडिया अर्थात भारत क्या है, राज्यों का संघ है, ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को कहा गया है, तो भारत को क्या कहा गया है, राज्यों का संघ, हमने अभी पढ़ा है, राज्यों का संघ कहा गया। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, तो शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, तो सरकार का संघीय स्वरूप का, ठीक ना। संघ तथा राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन संघात्मक संविधान का मूल तत्व है। यह विभाजन प्रायः एक संविधान द्वारा किया जाता है जो देश की सर्वोच्च विधि होता है। चूँकि सरकारों की शक्तियों का विभाजन एक लिखित संविधान द्वारा होता है जिससे विभिन्न सरकारें एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप न करें, इसके लिए एक ऐसी संस्था की आवश्यकता होती है जो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष होकर केंद्रीय तथा राज्य सरकारों के बीच विवादों का निष्पक्षता से निपटा सके, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या है, तो संघ राज्य क्षेत्रों की संख्या कितनी है, 7 दिया है यहाँ, लेकिन वर्तमान में कितना हो गया है, 8, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, समाजवादी चिंतक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं, तो समाजवादी चिंतक निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में समानता बढ़ाने की वकालत करते हैं, आर्थिक क्षेत्र में। किस क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में। अगला प्रश्न, तो इसका विवरण देखते हैं हम लोग। समाजवादी चिंतक आर्थिक क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने की वकालत करते हैं। उनका मानना है कि आर्थिक विषमताएं ही समाज में संघर्षों का प्रमुख कारण है। तो समाजवादी चिंतक क्या कहते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में समानता के अधिकार को बढ़ाने का वो जिक्र करते हैं। उनके अनुसार ये माना जाता है कि अगर आर्थिक विषमताएं ही समाज में होंगी तो संघर्षों का प्रमुख कारण होंगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है, तो भारतीय संघ राज्य क्षेत्र का दैनिक प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता है, उप राज्यपाल। संविधान के अनुच्छेद 239(1) के तहत संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक, जिसे दिल्ली एवं कुछ अन्य संघ राज्य क्षेत्र में उपराज्यपाल कहा जाता है, के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है, तो कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है, जीवन का अधिकार। कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है, जीवन का अधिकार। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 कहाँ है, मौलिक अधिकार में के तहत मौलिक अधिकार है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य संविधान में शामिल किए। तो अभी हमने बताया कि 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो है कि मौलिक कर्तव्य 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। कहाँ, भाग 4 के अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत, ठीक ना। किस समिति की सिफारिश पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। लागू कब हुआ था, 3/1/1977 में, ठीक ना। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं, 11 हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। भारतीय संविधान लागू हुआ था, तो देखिए भारतीय संविधान लागू हुआ था तो पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950, और संविधान सभा द्वारा अंगीकृत कब किया गया था, तो 26 नवंबर 1949, ठीक ना।
26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था पूर्ण रूप से। आंशिक रूप से अगर लागू होने की बात कहेगा तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इसका विवरण देख लेते हैं हम लोग। संविधान सभा के तृतीय वाचन की समाप्ति 26 नवंबर 1949 को हुई। तो तृतीय वाचन की समाप्ति कब हुई? 26 नवंबर 1949 को। इस तिथि को सभा के सभापति के हस्ताक्षर के साथ ही संविधान का अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया। संविधान को इस तिथि से ही यद्यपि संविधान के नागरिकता, निर्वाचन और अंतरिम संसद से जुड़े उपबंध लागू कर दिए गए, किंतु अंतिम रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को ही पूर्णतः लागू हुआ तथा इसी तिथि को ही उनके प्रारंभ के होने की तारीख कहा गया। ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान अपनाया गया। देखिए यहाँ पे अपनाने की बात कहा है, तो अपनाया गया कब? 26 नवंबर 1949। ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे सांविधानिक इतिहास में 26 नवंबर 1949 एक महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि भारत में इस दिन पूर्ण स्वतंत्रता, इस दिन संविधान अंगीकार किया गया, इस दिन भारत गणतंत्र बना, इस दिन संविधान पालन स्वतंत्र, तो इस दिन संविधान अंगीकार किया गया था। ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, समग्र रूप से भारतीय संविधान लागू हुआ। तो समग्र रूप से कहा है, तो भारतीय संविधान समग्र रूप से कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950। आंशिक रूप से कब लागू हुआ? 26 नवंबर 1949। यहाँ पर देखिए विवरण दिया है, यदि भारतीय संविधान के अंगीकृत होने के साथ ही इसके कतिपय उपबंध प्रवर्तित हो गए थे कब? 26 नवंबर 1949 को, परंतु समग्र रूप से भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ। तो संविधान का प्रारूपण कब पूरा हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। ठीक ना। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मार्पित किए जाने के साथ ही संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था। जन्म संग्रह तथा उपक्रमण कराया जाता है। कहाँ कराया जाता है? स्विट्जरलैंड में। कहाँ कराया जाता है जन्म संग्रह? स्विट्जरलैंड में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में वैध प्रभुसत्ता निहित है। तो वैध प्रभुसत्ता कहाँ निहित है? संविधान में। भारत में वैध प्रभुसत्ता भारत के लोगों एवं भारत के संविधान में निहित है, जैसा कि संविधान की प्रस्तावना से स्पष्ट होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, यूएसए में राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी नियुक्तियां तथा उसके द्वारा हस्ताक्षरित सभी संधियों का अनुसमर्थन वहां की सीनेट द्वारा किया जाना चाहिए। इससे निम्नलिखित में से क्या निर्दिष्ट होता है? तो यूएसए में राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी नियुक्तियां तथा उसके द्वारा हस्ताक्षरित सभी संधियों का अनुसमर्थन वहां की सीनेट द्वारा किया जाना चाहिए। इससे क्या निर्दिष्ट होता है? तो नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। क्या होता है? नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत। यूएसए में नियंत्रण और संतुलन का सिद्धांत लागू है, जिसके तहत राष्ट्रपति द्वारा की गई सभी नियुक्तियों तथा उसके द्वारा हस्ताक्षरित सभी संधियों का अनुसमर्थन वहां की सीनेट द्वारा किया जाना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार हमने पहले ही बता दिया, सर बी.एन. राव। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। सत्यानंद सिन्हा अध्यक्षता किए थे, ये अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष तथा सर बी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, शासन की संघीय प्रणाली इस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित की गई थी। तो शासन की संघीय प्रणाली किस अधिनियम द्वारा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत संघीय प्रणाली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंतर्गत स्थापित की गई थी। इस एक्ट द्वारा अखिल भारतीय संघ का भी प्रस्ताव किया गया। ठीक ना। 1909 क्या है? मुस्लिमों के लिए अलग से आरक्षण। ठीक ना। अगला प्रश्न देखते हैं, हाँ, तो इसका जो है कि अखिल भारतीय संघ का प्रस्ताव किया गया, परंतु देशी रियासतों के संघ में शामिल न होने के कारण यह प्रस्ताव मूर्त रूप न ले सका। परिणाम स्वरूप संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया। ठीक ना। तो यह भी प्रश्न है एक कि संघ एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन
किस अधिनियम के अंतर्गत हुआ? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? कैबिनेट मिशन प्लान 1946। तो भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर गठित की गई थी। इसके तहत संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत द्वारा भेजे गए जाने वाले सदस्यों की संख्या का निर्धारण प्रांत की जनसंख्या के आधार पर किया गया था तथा प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का निर्वाचन किया गया था। तो प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे? एक सदस्य। प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य निर्वाचित हुए थे। प्रश्न ये भी बनता है कि प्रत्येक सदस्य का निर्वाचन कितनी जनसंख्या के आधार पर किया गया था? तो 10 लाख जनसंख्या के आधार पर, ठीक ना। और संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत हुआ था? तो कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के आधार पर, ठीक ना। अगला क्या कह रहा है कि जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ था तथा 9 दिसंबर 1946 को इसकी प्रथम बैठक हुई थी। मैं बार बार एक ही प्रश्न बता रहा हूँ कि 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा, एकदम याद कर लीजिए, बार बार प्रश्न बनता है परीक्षाओं में। तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम अस्थायी बैठक अध्यक्षता कौन किया था? अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सत्यानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 11 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। हमारे संविधान पर सबसे ज़्यादा किसका प्रभाव है? भारत सरकार अधिनियम 1935 का, ठीक ना। तो भारतीय संविधान के कतिपय प्रावधान यद्यपि ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड तथा अन्य देशों के संविधानों से प्रेरित है, तथापि इसकी संरचना मूलतः भारत सरकार अधिनियम 1935 पर ही आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर कौन थे? प्रारूप समिति के सदस्य थे, ठीक ना। B.R. अम्बेडकर कौन थे? अध्यक्ष थे उसके। अगला प्रश्न देखते हैं, तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। वे संविधान सभा की संघीय संविधान समिति तथा राज्य समिति के भी अध्यक्ष थे। तो संघीय शक्ति समिति के साथ साथ संघीय संविधान संबंधी समिति तथा राज्य समिति के भी अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? तो कौन सा ऐसा देश है जहाँ के लोग संविधान का संशोधन करने में भाग लेते हैं? स्विट्जरलैंड। कहाँ के? स्विट्जरलैंड के लोग, ठीक ना। वहाँ पर जनमत संग्रह के माध्यम से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्यवाही द्वारा अधिकार में लिया था? तो किस कार्यवाही द्वारा अधिकार लिया था? सैनिक कार्यवाही द्वारा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को सैनिक कार्यवाही के द्वारा अपने अधिकार में लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार द्वारा निजाम के हैदराबाद राज्य का सैन्य कार्यवाही तथा स्थानीय जन समर्थन के आधार पर नवंबर 1948 में भारत संघ में विलय किया गया था। कब विलय किया गया था? नवंबर 1948 में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? तो देश का सबसे बड़ा कानून कौन सा है? भारतीय संविधान, ठीक है। देश का सबसे बड़ा कानून भारतीय संविधान ही है तथा इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। किसी भी विधि, नियम या विधायन के संविधान विरुद्ध होने पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उसे शून्य घोषित किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है कि देश का संविधान जो है वो सबसे बड़ा कानून है और किसी भी विधि, नियम या विधायन के संविधान विरुद्ध होने पर, अगर कोई विधि बनाई जाती है, कोई नियम बनाया जाता है, तो अगर वो संविधान के विरुद्ध है तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसे शून्य घोषित किया जा सकता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किस देश की देन है? किस देश की देन है? तो मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी या सामूहिक उत्तरदायित्व किसकी देन है? ब्रिटेन की। किसकी देन है? ब्रिटेन की। भारतीय संविधान में मंत्रिमंडलीय शासन पद्धति तथा लोकसभा एवं विधानसभा के प्रति मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व ये ब्रिटेन की शासन प्रणाली से लिए गए हैं। तो ये प्रश्न अगर बन जाए कि लोकसभा एवं विधानसभा के प्रति
मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व का प्रावधान कहाँ से लिया गया है? तो ब्रिटेन की शासन प्रणाली से लिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जिसका राज्याध्यक्ष वंशानुगत उत्तराधिकारी के विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है? तो कौन सा है? जापान। जापान में अभी भी सर्वोच्च सत्ता सम्राट के पास है, जो कि वंशानुगत उत्तराधिकारी को विधि के अनुसार पद ग्रहण करता है, तथा वहाँ शासन व्यवस्था का संचालन प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक सरकार द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली लोकतांत्रिक सरकार के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है? तो भारत राजनीतिक शक्ति का स्रोत हम लोग अर्थात जनता। कौन है? हम लोग अर्थात जनता। तो भारत एक लिखित संविधान वाला प्रजातांत्रिक देश है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसे हम भारत के लोग अर्थात भारत की जनता के द्वारा स्वयं के लिए लागू बताया गया है। अतः भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत हम लोग अर्थात भारत की जनता ही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? भारत की जनता से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्पष्ट कहा गया है कि हम भारत के लोग। अतः स्पष्ट है कि भारतीय संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है। संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष है। तो संघीय प्रकार के शासन का एक गंभीर दोष क्या है? पृथकता का खतरा। संघीय प्रकार के शासन का गंभीर दोष क्या है? पृथकता का खतरा। संघीय शासन में शक्तियों का केंद्र एवं राज्यों के मध्य बंटवारा होता है, जिससे पृथकता का खतरा बना रहता है। इसके विपरीत एकात्मक शासन प्रणाली में अधिकांश शक्तियां केंद्रित होने के कारण इसमें सुदृढ़ता तो बनी रहती है, परंतु इस पर स्थानीय हितों की उपेक्षा का आरोप लगता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सरकार की निम्न प्रणालियों में से किसमें द्विसदन पद्धति का एक अनिवार्य लक्षण है? तो किसमें द्विसदन पद्धति का अनिवार्य लक्षण है? संघीय प्रणाली में। किसमें? संघीय प्रणाली में। संघीय प्रणाली में केंद्रीय विधायिका 2 सदन वाली होती है। यहाँ निम्न सदन में जनता का प्रतिनिधित्व होता है, जबकि उच्च सदन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व होता है। इसीलिए संघीय शासन प्रणाली में द्विसदनीय पद्धति एक अनिवार्य लक्षण है। तो द्विसदनीय प्रणाली संघीय शासन प्रणाली का एक अनिवार्य लक्षण है। इसमें केंद्रीय विधायिका जो होती है वो 2 सदन वाली होती है, जिसमें एक निम्न सदन जो जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे लोकसभा या विधानसभा को कह सकते हैं, और जबकि उच्च सदन में प्रांतों का प्रतिनिधित्व होता है, जैसे आप विधान परिषद और राज्यसभा को कह सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान माना जाता है? तो मिनी संविधान संशोधन किसे कहते हैं? 42वां संविधान संशोधन 1976। तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी संविधान माना जाता है। इस संविधान संशोधन के तहत प्रस्तावना के साथ साथ संविधान के कई अनुच्छेदों में भी संशोधन किया गया था। ठीक है, अगला देखते हैं। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। हमारे वहाँ राज्याध्यक्ष क्या होते हैं? वंशानुगत नहीं होते हैं। तो भारत को एक गणराज्य इसलिए माना जाता है क्योंकि यहाँ राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। भारत में राज्याध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं होता, बल्कि वह जनता द्वारा चुने गए जनप्रतिनिधियों द्वारा एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। एक निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। अगला देखते हैं। भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकारी निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होता है? प्रधानमंत्री के पास होता है। संविधान के अनुच्छेद 53(1) के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। किसमें कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी? यह अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है। अनुच्छेद 53(1) में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होगी? राष्ट्रपति में निहित होगी। भारत में राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक और औपचारिक प्रमुख होगा, परंतु वास्तविक कार्यकारी प्राधिकार किसके पास होंगे? प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को प्राप्त होंगे। और अनुच्छेद 74(1) में यह भी जिक्र किया गया है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह से करेगा। किसमें कहा गया है? 74(1) में कि राष्ट्रपति अपनी जो शक्तियां हैं उसका प्रयोग किसकी सलाह पर करेगा? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर
करेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति, प्रारूपण मतलब प्रारूप समिति के अध्यक्ष, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, विवरण इसका देख लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। इस समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था, जिसमें कुल 7 सदस्य थे। इस समिति के द्वारा ही संविधान के प्रारूप को अंतिम रूप से तैयार कर 21 फरवरी 1948 को संविधान सभा के समक्ष पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 21 फरवरी 1948 को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे संसद जननी कहा जाता है? तो किसे संसद जननी कहा जाता है? ब्रिटेन की संसद। ब्रिटेन की संसद को संसद जननी कहा जाता है। विश्व में संसदीय व्यवस्था वाले देशों को प्रेरणा स्रोत ब्रिटेन की संसद ही है। यह एक प्रकार की लोकतंत्रात्मक राजनीतिक व्यवस्था है जहां सर्वोच्च शक्ति जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के निकाय अर्थात संसद में निहित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? 1951-52। भारत में प्रथम आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 के मध्य संपन्न हुए थे। कुल 489 लोकसभा सीटों के लिए हुए इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 364 सीटों पर विजय प्राप्त हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई। तो भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से। कहाँ से अपनाई गई है? इंग्लैंड से। अगला प्रश्न देखते हैं, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषताएं हैं? तो दोहरी नागरिकता किसकी विशेषताएं हैं? संघीय सरकार की। संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता संघ एवं राज्य की हो सकती है। अमेरिका की संघीय सरकार में दोहरी नागरिकता की व्यवस्था है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता के प्रावधानों से संबंधित है? तो भाग 2। संविधान, भारतीय संविधान का भाग 2 नागरिकता से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। यह प्रावधान अनुच्छेद 5 से 11 तक में समाहित हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संघवाद निकट है। तो भारतीय संघवाद कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। कहाँ से लिया गया है? कनाडा के संविधान से। भारतीय संविधान सभा ने अमेरिकी तथा स्विट्जरलैंड की संघीय प्रणाली को न अपनाकर कनाडा की संघीय प्रणाली को अपनाया। अतः कहा जा सकता है कि भारतीय संघवाद कहाँ के निकट है? कनाडा के निकट है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? तो भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से लिखी थी? कनाडा के। कनाडा के संविधान से में सशक्त केंद्र के साथ धनात्मक स्वरूप को अपनाया गया है। यद्यपि भारत में भी संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है, किंतु अमेरिकी संविधान की भांति दोहरी नागरिकता के प्रावधान को देश हित में नहीं अपनाया गया। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली? तो संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? कनाडा के संविधान से। भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? BR अम्बेडकर। भारत का संविधान निर्माता किसे माना जाता है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, तो भारत के संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। वह संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन्हीं के नेतृत्व में अंतिम रूप से संविधान का प्रारूपण किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण कौन से हैं जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता? तो भारतीय संविधान के आधारभूत अभिलक्षण जिन्हें अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संशोधित नहीं किया जा सकता कौन से हैं? संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के आधारभूत लक्षणों में संप्रभुता, भूभागीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली आदि शामिल हैं। इन्हें अनुच्छेद 368 के अधीन संशोधित नहीं किया जा सकता है। बम्बई
बम्बई केस में उच्चतम न्यायालय ने इन्हें संविधान के आधारभूत लक्षणों में शामिल किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से यूएसए के संविधान की विशेषताएं कौन सी हैं जो हमारे संविधान के निर्माताओं द्वारा ग्रहण की गई थी? तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो यूएसए से हमारे संविधान निर्माताओं ने लिया है? तो न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। यूएसए संविधान से भारतीय संविधान के निर्माताओं द्वारा न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, संविधान की सर्वोच्चता, उपराष्ट्रपति से संबंधित व्यवस्था, न्यायिक पुनरावलोकन, राष्ट्रपति व उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया ग्रहण की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे संविधान में न्यायिक समीक्षा की अवधारणा। फिर वही प्रश्न आ गया, न्यायिक समीक्षा भी हमने ऊपर पढ़ा है, कहाँ से? यूएसए से। कहाँ से? यूएसए से। विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो विश्व में सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत का। पहला लिखित संविधान किसका है? अमेरिका का। पहला लिखित संविधान अगर पूछेगा किसका है? अमेरिका का। अलिखित संविधान पूछेगा किसका है? ब्रिटेन का। तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है। इसमें मूलतः 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? तो किस राज्य के मामले में संसद संघीय सूची में दिए गए विषयों पर केवल राज्य से परामर्श करके ही विधि निर्माण कर सकती है? जम्मू कश्मीर। संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत संसद संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय पर जम्मू कश्मीर राज्य के मामले में केवल राज्य सरकार से परामर्श करके विधि निर्माण कर सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य पर लागू होता है? जम्मू कश्मीर पर। अगला देखते हैं, कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह है विदेश में 5 वर्ष से अधिक रहा हो, विदेशी न्यायालय द्वारा दंडित किया गया हो, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो, और अगला ऑप्शन है इसका, दूसरे देश में रोजगार स्वीकार कर चुका हो। तो इसका ऑप्शन उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। ठीक है। देखिए यहाँ पे विवरण दिया है, संविधान के अनुच्छेद 9 में दिए गए नागरिकता संबंधी उपबंध मात्र उन लोगों से संबंधित है जिन्होंने इसके प्रारंभ होने के पूर्व किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। संविधान लागू होने के उपरांत नागरिकता की प्राप्ति तथा समापन के संबंध में पूर्ण व्यवस्था नागरिकता अधिनियम में दी गई है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 कब? 1955 की धारा 9 के अनुसार दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करने पर तथा धारा 10 के अनुसार केंद्रीय सरकार द्वारा लोकहित में नागरिकता का समापन किया जा सकता है। ठीक ना। स्थानीय सरकारें आधार हैं, किसका आधार है? लोकतंत्र का। किसका आधार है? लोकतंत्र का। स्थानीय सरकारों का आधार लोकतंत्र होता है क्योंकि लोकतंत्र को जीवंत बनाने के लिए लोगों की सहभागिता आवश्यक होती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि गांव के लोगों को अधिकार सौंपने चाहिए, उनको काम करने दो, चाहे वे हजारों गलतियां करें, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के ही विपरीत जाती है? तो स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत जाती है? जाति व्यवस्था। स्वतंत्र भारत में यह परिकल्पना की गई थी कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था की स्थापना के बाद जाति व्यवस्था का प्रभाव समाप्त हो जाएगा, किंतु स्वतंत्रता के 6 दशकों के बाद भी जाति व्यवस्था भारतीय राजनीति से घनिष्ठ संबंध स्थापित किए हुए है, जो लोकतंत्र के वास्तविक आधार के विपरीत है। अगला प्रश्न क्या है? लोकतांत्रिक प्रणाली के लिए निम्न में से कौन से तत्व आवश्यक हैं? तो स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण। तो लोकतांत्रिक प्रणाली में कौन कौन से तत्व आवश्यक होने चाहिए? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, अवसर की समानता, अधिकारों का संरक्षण। उत्तर कौन सा हो जाएगा? उक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? तो कहाँ से? यूएसए से, अमेरिका से। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स अमेरिका संविधान से लिए गए थे। वर्तमान में हमारे संविधान में कुल कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। ठीक ना। मूल रूप से कितने थे? 7 मूल अधिकार। नागरिक समता का आशय है, तो नागरिक समता का क्या आशय है? अवसर की समानता। अनुच्छेद 14 के तहत सभी व्यक्ति नागरिकों एवं गैर नागरिकों को
विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रदान किया गया है, जबकि अनुच्छेद 16 के तहत देश के सभी नागरिकों को लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है। स्पष्टता नागरिक समता से आशय अवसर की समानता से है। तो नागरिक समता का आशय किससे है? अवसर की समानता। अनुच्छेद 14 क्या कहा गया है कि सभी व्यक्तियों को, चाहे वो नागरिक हो चाहे गैर नागरिक हो, विधि के समक्ष समता का अधिकार प्रदान है, जबकि अनुच्छेद 16 के तहत देश के सभी नागरिकों को लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता प्रदान की गई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान की किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है? तो किसके अंतर्गत? अनुच्छेद धारा 32 के अंतर्गत, ठीक ना, या अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के प्रावधानों के तहत देश का कोई भी व्यक्ति मूलभूत अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। यह व्यक्ति का मूल अधिकार है। इसे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के नाम से भी जाना जाता है, जिसे भीमराव अंबेडकर साहब ने क्या कहा था? संविधान की आत्मा कहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए क्या जारी किया जा सकता है? समादेश। उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 32 के अंतर्गत और उच्च न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत। दोनों अनुच्छेद बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 226 के तहत मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए समादेश रीट जारी किए जा सकते हैं। ये समादेश 5 प्रकार के हैं। रीट कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पिच्छा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। कौन कौन है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पिच्छा, उत्प्रेषण और प्रतिषेध। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी व्यक्ति के कैद होने पर अनुच्छेद 226 के अंतर्गत की गई कार्यवाही का नाम क्या है? तो सांविधिक कार्यवाही। क्या नाम है? सांविधिक कार्यवाही। किसी व्यक्ति के कैद होने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 226 के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है, जो कि मूलभूत अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध सांविधिक कार्यवाही संवैधानिक उपचारों के अधिकार के अंतर्गत है। अगला प्रश्न देखा जाए। उच्च न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस समादेश को जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा न किया जा रहा कोई कार्य कराने के लिए बाध्य किया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस रीट या समादेश को जारी करके किसी प्राधिकारी द्वारा न किया जा रहा कोई कार्य कराने के लिए बाध्य किया जा सकता है? तो कौन सा रीट है वो? मैंडेमस की रीट, परमादेश, ठीक ना। तो उच्च न्यायालय तथा अथवा सर्वोच्च न्यायालय किसी प्राधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों को न किए जाने पर परमादेश रीट जारी कर उसे अपनी अभीष्ट कार्य के लिए बाध्य कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय / उच्चतम न्यायालय का वह रीट आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकारी को किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए दिया जा सकता है? तो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए कौन सा रीट? अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा रीट के अंतर्गत सार्वजनिक पद पर बने किसी व्यक्ति से न्यायालय यह प्रश्न कर सकता है कि उसे उसके उस पद पर बने रहने का क्या औचित्य है। इस रीट के माध्यम से न्यायालय द्वारा किसी प्राधिकार के विधि संगत न होने पर उसे रद्द किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? रद्द किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस याचिका रीट के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जा सकता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? तो अधिकार परीक्षा रीट। अधिकार परीक्षा रीट के तहत किसी कर्मचारी को अवैधानिक रूप से की जाने वाली कार्यवाही करने से न्यायालय द्वारा रोका जा सकता है। इस रीट के तहत न्यायालय द्वारा यह पूछा जाता है कि वह व्यक्ति किस प्राधिकार से वह कार्य कर रहा है। तो न्यायालय द्वारा अधिकार परीक्षा रीट जारी करके उस व्यक्ति से जानकारी कर सकता है कि वो जो कार्य कर रहा है वो किस प्राधिकार से कार्य कर रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो कौन सा समादेश ऐसा है जो किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है? तो वह है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा समादेश का प्रयोग किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत न्यायालय लोक पद पर किसी व्यक्ति के दावे की वैधता की जांच करता है। यदि व्यक्ति का दावा आधारहीन है तो उसे पद से हटा दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता का बुलवर्क है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में उल्लिखित विभिन्न रीटों में बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट व्यक्तिगत स्वतंत्रता की उल्वर्क है। यह रीट सरकारी व गैर सरकारी दोनों ही प्रकार के व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक आधार है? तो निजी स्वतंत्रता का एक आधार है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट द्वारा किसी अवैध रूप से निरुद्ध व्यक्ति को छोड़ने के लिए उच्च या उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकता है। अतः यह एक निजी स्वतंत्रता का आधार है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी की जाती है? तो किस स्थिति में जारी की जाती है? दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। अगला देखते हैं, निम्नलिखित रीट में किसका शाब्दिक अर्थ है या कि सशरीर प्रस्तुत करो? तो कौन सी रीट का शाब्दिक अर्थ है सशरीर प्रस्तुत करो? बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट का शाब्दिक अर्थ है सशरीर प्रस्तुत करो। किसी व्यक्ति के अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से क्या जारी किया जाता है? तो अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जाता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रीटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? तो किस प्रकार के रीटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? व्यादेश और निषेध। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों को 5 प्रकार की रीटें जारी करती हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रच्छेद, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। अगला प्रश्न देखते हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रीटें जारी की जा सकती हैं? तो 5 प्रकार की। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन जिसे उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया है? तो उच्चतम न्यायालय ने मौलिक अधिकार बताया क्या है? निजता का अधिकार। विधि के समक्ष समानता अनुच्छेद 14 के तहत, अस्पृश्यता का उन्मूलन अनुच्छेद 17 के तहत, एसोसिएशन या संघ यूनियन बनाने का अधिकार अनुच्छेद 19(1)(c) के तहत मौलिक अधिकारों के रूप में भारतीय संविधान में शामिल हैं। निजता के अधिकार की गणना यद्यपि भारतीय संविधान में नहीं की गई है तथापि उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार की व्यापक व्याख्या करते हुए निजता के अधिकार, स्वास्थ्य के अधिकार आदि को इसके तहत मौलिक अधिकार माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? तो भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, अगला है विधि के समक्ष समता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो समान कार्य के लिए समान वेतन कहाँ है? नीति निषेध तत्व में है। ठीक है, तो उत्तर कौन सा हो जाएगा? कौन सम्मिलित नहीं है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध तत्वों के अनुच्छेद 39D के अंतर्गत शामिल है, मौलिक अधिकारों के रूप में नहीं है। ठीक ना। भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19(1) के तहत, विधि के समता का अधिकार अनुच्छेद 14, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32। अगला प्रश्न देखते हैं, विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16 समान अवसर, अनुच्छेद 17 उपाधियों का समापन, 18 सैनिक उपाधि को दे। तो 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत है, तो उत्तर हो जाएगा 17। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता का अंत का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 18 में उपाधियों के समापन का प्रावधान है। ठीक है, परंतु विशेष परिस्थितियों में राज्य को सैन्य या
शैक्षणिक विशिष्टता में उपाधि देने का भी प्रावधान है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उच्चतम न्यायालय में उसे मौलिक अधिकार बताया गया है। तो निम्नलिखित में से वह अधिकार कौन सा है जिसकी गणना भारत के संविधान में नहीं की गई है लेकिन उच्चतम न्यायालय में उसे मौलिक अधिकार बताया गया है? क्या है? अस्थायी आवास का अधिकार। क्या है? अस्थायी आवास का अधिकार। जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत सार्वजनिक रोजगार के मामले में अवसर की समानता, अनुच्छेद 16 के तहत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण, अनुच्छेद 19 के तहत संविधान में मौलिक अधिकार। उच्चतम न्यायालय ने अनुच्छेद 21 की व्यापक व्याख्या करते हुए अस्थायी आवास या आश्रय प्राप्त करने के अधिकारों को मौलिक अधिकार माना है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे के प्रश्नों को अगले पार्ट में आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।